ट्रक यूनियन भद्दी की पार्किंग में खड़े 3 ट्रक आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जल गए हैं, जबकि एक ट्रक आंशिक रूप से जला है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ट्रक यूनियन भद्दी की पार्किंग में शिव मंदिर के समीप खड़ी अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। इस गाड़ी के साथ 3 अन्य गाड़ियां खड़ी थीं। सबसे पहले आग HP 12D-3701 में लगी। जैसे ही इसका धुआं उठा तो वहां पर अन्य गाड़ियों के चालकों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि साथ में खड़ा HP 12C 1895 में भी आग लग गई। ट्रक इन्वर्टर से भरा हुआ था। आग से ऊपरी हिस्से में रखे इन्वर्टर भी जल गए। एक अन्य गाड़ी HP 64A में भी आग लग गई, लेकिन इस गाड़ी की तिरपाल ही जल पाई, जबकि एक गाड़ी को स्नेह रहते वहां से हटा लिया गया। फायर ऑफिसर कुलदीप ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलते ही यहां पर 3 फायर टेंडर लाए गए तथा पानी डालकर आग को बुझाया गया। एक ट्रक तो पूरी तरह से जल गया, जबकि दूसरे ट्रक को भी काफी नुकसान हुआ है। 2 अन्य ट्रकों को बचा लिया गया है। आग से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही भद्दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। PLTV के लिए BBN से शांति गौतम की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाने बारे लिया गया फैसला हालांकि काफी देरी से लिया गया है, लेकिन स्वागत योग्य है। यह फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 2 माह से केंद्र सरकार को सुझाव दे रहे थे कि वैक्सीन मामले पर सरकार राजनीति न करे और राज्यों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाएं। इस बारे में राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश की कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ था, लेकिन सरकार पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण इस बारे फैसला लेने में उदासीन रवैया अपनाए हुए थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी संज्ञान लेने के बाद सरकार घिर चुकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगने की बात कही तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि चाहे मजबूरी में ही मोदी सरकार ने राज्य को मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला लिया हो, लेकिन यह स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने का फैसला देर से लिया गया, सही फैसला है। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और पूरी तमाम हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी ये कहती आ रही थी कि आप वैक्सीन के बारे में गंभीरता दिखाएं, लेकिन सरकार पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। चलिए, देर से लिया गया फैसला, चाहे कांग्रेस के दबाव में लिया गया फैसला या चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना डंडा चलाया और वैक्सीन के मामले पे जिस तरह से संज्ञान लिया, उसके दबाव में लिया गया फैसला, जिस भी वजह से लिया गया, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य सरकार से हम निवेदन करेंगे कि अब आने वाले 2 महीनों में युद्ध स्तर के ऊपर तमाम हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप वैक्सीनेट कीजिए ताकि उससे जो है बचाव हो सके। ये फैसला सरकार का जो आया है, ये जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। हालांकि सरकार इसमें बहुत देरी करती रही। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि अब वैक्सीनेशन के लिए आप युद्ध स्तर के ऊपर अभियान चलाकर सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन जो है वो सुनिश्चित बनाएं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी एक बयान में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए कही गई बातों को कोरोना महामारी से देशवासियों की रक्षा करने में हुई लापरवाही तथा विफलता को छुपाने की कवायद की संज्ञा देते हुए कहा कि दूसरी वेव के दौरान हुई मौतों के लिए सरकार को देशवासियों से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि यदि पहली कोरोना लहर के थमने के बाद दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, प्रधानमंत्री और केंद्र ने कोरोना से लड़ने की तैयारी करने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को कैसे खत्म किया जाए इसके ऊपर फोकस किया और राजनीतिक प्रबंधन के चलते जिंदगियों को बचाने का प्रबंधन करना भूल गए। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर की कुछ पंचायतों में पानी की भारी किल्लत होने की जैसे ही जानकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों को लगी तो सबने मिलकर वहां आसपास के क्षेत्रों में पानी के टैंकर का इंतजाम किया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि एक तो मौसम गर्मी का है, दूसरा महामारी का है, तो इसमें पानी एक बहुत ही अभिन्न कड़ी का रूप निभा रहा है। फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने आघार पंचायत की रूपा बस्ती और धनेड़ पंचायत के डलाशी गाँव में भी लोगों को पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। इस मौके पर क्लब के सदस्य रमन शर्मा, खुशीराज डेनी, सुनील मुख्य तौर पर उपस्थित
उपस्थित रहे। उन्होंने फैन क्लब की निशुल्क जल ही जीवन है सेवा फोन लाइन 9857046220 का लोगों के साथ आदान प्रदान किया, ताकि अगर भविष्य में भी किसी तरह की इस महामारी के दौरान जल की समस्या होती है तो लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाते रहेंगे। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं भोरंज से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार ने सरकार से भोरंज में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से भोरंज क्षेत्र के कई गांव पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में स्थानीय विधायक मूक दर्शक की भूमिका में है। सुरेश कुमार ने कहा कि विभाग को बार-बार चेताने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए समस्या और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि होम क्वारंटाइन होने के बाद पीड़ित परिवार बाहर नहीं निकल सकते हैं और न ही कुएं या अन्य स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में नलों में भी पानी न आने से इन परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश कुमार ने कहा कि जल शक्ति विभाग पिछले कई महीनों से बिजली की आपूर्ति के कारण मेवा बमसन पेयजल योजना के प्रभावित होने का राग अलाप रहा है, जबकि बिजली विभाग ऐसी किसी समस्या से इनकार करता है। उपरोक्त सभी बातों से स्थानीय विधायक अनभिज्ञ हैं और उनको भोरंज में व्यापक पेयजल समस्या की कोई सुध नहीं है। सुरेश कुमार ने कहा कि भोरंज क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई शीघ्र बहाल करें, अन्यथा कांग्रेस जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भोरंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है। हमने विभाग को कई बार इसके बारे में चेताया और उनसे मांग की कि गर्मियों के इस मौसम में आप पानी की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन बार बार विभाग को कहने के बावजूद भी अभी तक विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। इसको देखते हुए हमने जब विभाग से बात की, विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना है कि बिजली की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बिजली की सप्लाई का कोई भी जो वाक़या है वो पूरे हमीरपुर ज़िला के अंदर नहीं है, कहीं भी बिजली की आपूर्ति की जो है वो कमी नहीं है। ऐसे में अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर समस्या कहाँ है, या जल शक्ति विभाग भोरंज की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है या फिर बिजली विभाग यहाँ के लोगों को ठग रहा है। और ऐसे में जो स्थानीय विधायिका है वो मात्र मूक दर्शक की भूमिका निभा रही हैं। उनको कोई चिंता यहाँ की पेयजल समस्या की नहीं है और ना ही उनको शायद इसका कोई ज्ञान है, और लोगों ने अब उनके ऊपर उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। हमारा ये कहना है कि विभाग इसको शीघ्र पानी की जो समस्या जो भोरंज क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पिछले कई दिनों से है, उस समस्या का समाधान ढूंढे और लोगों को जो पीने का पानी है वो मुहैया कराए। आज कोरोना काल में ये समस्या उन परिवारों को और भी ज़्यादा हो गई है जो होम क्वारंटाइन में रह रहे। वो लोग ना तो कुओं में पानी लेने जा सकते हैं, ना वो घर से बाहर निकल कर कहीं अन्य स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही उनको नलों में पानी आ रहा है, तो फिर वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और विभाग इसको जो है वो अनदेखा कर रहा है। अगर विभाग ने समय रहते इस पर जो कार्रवाई नहीं की तो हमें एक बड़ा जन आंदोलन शीघ्र ही इसके ऊपर करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की नवाही पंचायत के तताहर में सरकाघाट गुमारमी सुपर हाईवे पर एक बाइक सवार युवक को टाटा सुमो चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गौरव कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह सरकाघाट से जाहू की तरफ तेज रफ्तार से जा रहा, उसी समय विपरीत दिशा से आ रही टाटा सुमो गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में उठाकर नागरिक अस्पताल सरकाघाट पहुंचाया, जहां घायल युवक का उपचार चल रहा है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DR शर्मा ने बताया कि घायल युवक की हालत स्थिर है। DSP चंद्रपाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। PLTV के लिए सरकाघाट से चमन की रिपोर्ट।
सरकाघाट शहर के पुराने बस स्टैंड में 40 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले सरकाघाट सेंट्रल पार्क का शिलान्यास स्थानीय विधायक कर्नल इंदर सिंह ने किया। ठेकेदार को निर्देश देते हुए कहा कि सेंट्रल पार्क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निश्चित समय अवधि में पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण से न केवल शहर वासियों को अपितु बाहर से आने वाले तमाम लोगों को सुंदर सरकाघाट की झलक देखने को मिलेगी तथा लोगों को बैठने के लिए एक अच्छा स्थान बनेगा। विधायक ने नगर परिषद व साथ लगती पंचायतों के पदाधिकारियों को सैनिटाइजर वितरित किए तथा बताया कि वलद्वाड़ा के सिविल अस्पताल को एक हाईटेक एम्बुलेंस दी गई है। सरकाघाट नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व एसडीएम जाफर इकबाल ने बताया कि सरकाघाट सेंट्रल पार्क स्वच्छ सरकाघाट अभियान के तहत निर्मित किया जा रहा है तथा इसके बन जाने से जहां सरकाघाट शहर के सौंदर्यकरण में बढ़ोतरी होगी वहीं लोगों को आशातीत सुविधा मिल पाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा अनूप कुमारी, उपाध्यक्ष ध्यान सिंह, पार्षद कश्मीर सिंह, वीडियो तवेंद्र चिनौरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष निशा ठाकुर, संदीप जसवाल, कमलेश नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। PLTV के लिए सरकाघाट से चमन की रिपोर्ट। हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान और सदस्यों में मानवता और जनसेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसका ताजा उदाहरण तहसील भोरंज की ग्राम पंचायत कंजाण में देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कंजाण के कमल देव और उनकी पत्नी पिंकी देवी कोरोना से ग्रसित हो गए थे, जो बिलासपुर एम्स के बाहर तिरपाल लगाकर चाय की दुकान करते हैं। इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। 4-5 दिन पहले कमल देव और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और घर में ही आइसोलेट थे। घर में रखा राशन और जमा पूंजी खत्म हो गई तो भूखे मरने की नौबत आ गई। तो उन्होंने किसी तरह हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान से संपर्क करके उन्हें यथास्थिति से अवगत करवाया। हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान नरेश कुमार ज्योति ने तुरंत ही ग्राम पंचायत कंजाण में पहुंचकर कोरोना संक्रमित परिवार को 1 महीने का राशन और 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। कमल देव और उनकी पत्नी ने हैप्पी क्लब धमरोल का इस सहायता के लिए तहे दिल से आभार जताया। इस मौके पर ग्राम पंचायत कंजाण के प्रधान संदीप चौहान, हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान नरेश कुमार ज्योति और सदस्य रजत गौतम, कर्ण भरमार और अनिल कुमार उपस्थित रहे। PLTV के लिए सरकाघाट से चमन की रिपोर्ट। गबरू युवक मंडल के सदस्यों ने मिलकर नवाही पंचायत की टेला बावड़ी के प्रांगण में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बावड़ी की साफ सफाई की और बावड़ी को रंग रोगन भी किया। इस कार्य में युवक मंडल के सदस्य वीरेंद्र ठाकुर, सचिव राहुल, प्रधान प्रवीण शर्मा ने नवाही गांव, टेला गांव और अन्य लोगों की सहायता से बावड़ी की सुंदरता के लिए चंदा भी इकट्ठा किया। इस दौरान मुख्य द्वार का रंग रोगन भी किया गया। गबरू युवक मंडल प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कर रहा है। युवक मंडल के प्रधान ने बताया कि युवक मंडल के सदस्य समय समय पर जल संरक्षण को लेकर अभियान शुरू करते रहे हैं। इस कार्य को करने में युवक मंडल के सदस्य वीरेंद्र ठाकुर, रवि, विशाल गोयल, नीरज गोयल, सौरभ, सोनू वर्मा, अक्षय वर्मा, दीपक, हैप्पी सोनी, ऋषु, दीपक ठाकुर, सचिन, पीयूष व युवक मंडल के प्रधान प्रवेश शर्मा, सचिव राहुल और नवाही पंचायत के उप प्रधान सतीश कुमार सहित गांव वासियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सरकाघाट से PLTV के लिए चमन ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह के जन्मदिवस को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं व लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम रही है। प्रदेश सरकार के इंतजाम शून्य के बराबर है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में कांग्रेस पार्टी व इसके कार्यकर्ताओं ने लोगों की हर संभव मदद की है व आने वाले समय में जो भी संभव होगा हर स्तर पर लोगों को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पे नाकाम सिद्ध हुई है व 2022 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। और कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएगी पूरे प्रदेश के अंदर। कोरोना काल के चलते बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोगों का रोजगार जो है वो छिना है। तो उस दिन जो है वो कोई बड़ा कार्यक्रम ना करके ऐसे लोगों तक प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र में जो है वो राहत पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो अपने घर आएंगे।
हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी में लगातार कोरोना संक्रमण की दरों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चेन को तोड़ना अधिक आवश्यक है, जिसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन केवल प्रदेश सरकार के प्रयासों से कोरोना को जीता नहीं जा सकता। बेशक प्रदेश सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर या फिर बिस्तरों को बढ़ा लें, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना की जंग नहीं जीती जा सकती। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी की श्रेणी में इसको रखा गया है और भारत सरकार के द्वारा इसको नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा गया है। ये तो एक एकेडमिक और नोटिफिकेशन का काम है, परंतु इसके साथ ही साथ जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है ब्लैक फंगस का, खासकर ये वह लोग हैं जो जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, और जिस वजह से इन लोगों में इस तरह की बीमारी पाई जाती है और हालात जो है वो गंभीर स्थिति में चले जाते हैं। और अगर समय रहते इसका जांच और इलाज ना किया जाए तो लोगों की अंगों का नुकसान होना, जैसे आंख खराब होना, आंख की रोशनी चले जाना या गंभीर स्थिति में जान चले जाना, इस तरह की स्थितियां लोगों को झेलनी पड़ सकती है। सर ब्लैक फंगस जो है हमारे पास यहाँ पर 12 की संख्या में पेशेंट अभी तक ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, जिनमें से 11 के अंदर ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। एक पेशेंट की अभी जांच की रिपोर्ट आना बाकी है और इलाज के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी सभी लोगों की यहाँ पर सर्जरीज जो है वो अलग अलग फेजेस में, एक पेशेंट पे 2-2, 3-3 बार हमें सर्जरी करनी पड़ती है। हम सब की वो सर्जरी भी करी गई है। कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी, आंख के अंदर तक ब्लैक फंगस पहुंच गया था, तो वैसी स्थिति में हमें आंख भी निकालनी पड़ती है। और बाकी अधिकतर लोगों की जो ये चेहरे का ये जो हिस्सा है, जो चीक गाल का हिस्सा, जिसको मैक्सिला कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मैक्सिलेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें इस सारे हिस्से को सर्जरी करके निकाल देना पड़ता है, वो सर्जरी की गई है। सर इसके अलावा देखिए, जितने भी मरीज रहे हैं केवल एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब लोगों में कोरोना या तो पॉजिटिव रहे हैं वो लोग, या वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हैं। और सभी लोग जो हैं वो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से आए हैं और किसी न किसी अन्य बीमारी से भी वह लोग इन्फेक्टेड थे, जिस वजह से उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। और लक्षण जो हैं, जैसे चेहरे में दर्द, सुनपना, और कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई, कुछ इन लक्षणों के साथ आए, कुछ चेहरे पर ब्लैक निशान पड़ने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट हुए। 2 पेशेंट नाक से खून का डिस्चार्ज, इसके चलते यहाँ पर रिपोर्ट हुई। तो वो लक्षण जो है वो पेशेंट से पेशेंट जो है वो भिन्न तरह के लक्षणों के साथ लोग यहाँ पर आए हैं। सर क्या हम कहना चाहेंगे रीजन सर इसके पीछे, क्योंकि पीछे एक चीज चाहेंगे कि ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये ना ही ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है, तो लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात ये रही कि ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है इस पर अभी शोध जारी है, और क्यों इसकी एकाएक लोगों के अंदर इस बीमारी के आने की संख्या बढ़ी है, इस पर अभी जांच का विषय है और इस पर शोध जारी है। बहुत सारे कारणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से इम्यूनिटी कम होना, स्टीरॉयड, डायबिटीज, गंदे मास्क का इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ों पे अभी जो है हम समझते हैं किसी एक पर्टिकुलर कारण को इंगित करना कि इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, अभी जो है वो उचित नहीं है। जी, इसके अलावा सर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शुरू की गई शक्ति हेल्पलाइन के तहत प्रेस क्लब शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किट प्रदान किए। कोविड सुरक्षा किट में पत्रकारों को N95 मास्क, हैंड ग्लव्स, हैंड कैप्स, सैनिटाइजर और विटामिन सी का वितरण किया गया। सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में समाज हित में मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। पत्रकार इस जानलेवा संक्रमण से बचाव में आम आदमी को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पत्रकारों ने इसके लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के प्रयासों की हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए। सुधीर शर्मा ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सबको एक दूसरे के साथ खड़ा रहकर महामारी की चपेट में आए लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए शक्ति हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, राशन व होम आइसोलेट व्यक्ति तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। लोगों की मांग पर इस कार्यक्रम को अब हर घर तक लेकर जा रहे हैं तथा उनकी प्राथमिकता फ्रंट लाइन वर्कर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की है, क्योंकि कोरोना की इस आपदा में वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध है। शक्ति हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को कोविड अस्पतालों व अन्य सेंटरों, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड टीकाकरण केंद्र की उपलब्धता इत्यादि की जानकारी दी जाती है। प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल हेडली ने मीडिया कर्मियों को कोविड सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सुधीर शर्मा का आभार जताया और शक्ति हेल्पलाइन शुरू करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट और शिमला नगर निगम के पूर्व पार्षद सुशांत कपरेट सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल हेडली, महासचिव देवेंद्र वर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। ये कोरोना का सेकंड वेव आया था, तो हमने में लोगों को जो परिवार के अंदर जैसे कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे थे, तो खाना बनाने वाले लोग भी नहीं थे, तो उनको घर में भोजन की व्यवस्था, 2 टाइम का खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, राशन और इस तरह की सारी व्यवस्था है, उसको इसमें शुरू किया गया, एम्बुलेंस सेवा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसा आदेश एक आ गया था कि होम आइसोलेट हो जाए। होम आइसोलेशन में लोगों को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है, तो उसके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, उन तक दवाइयाँ पहुँचाना, जो आशा वर्कर हमारी हैं उनको जो है वो सेफ्टी किट और ऑक्सीमीटर और दवाइयाँ पहुँचाना। तो इस तरह का प्रयास शुरू किया था, जो अपने आप में चलते चलते बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, और उसके बाद लोगों की तरफ से ये मांग आई कि इसको हर घर तक ले जाइए। तो अब जो है उसको हर घर तक लेके जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर पहल हमने की है कि जो हमारे कोरोना जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, आशा वर्कर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, अन्य लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचें, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, और ये काम रुक नहीं सकते, ये तो चलेंगे कोरोना काल में ही। तो जितना हम कर सकते हैं वो प्रयास हमने शुरू किया अपनी तरफ से, उसी के चलते आज यहाँ पर भी ये कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास मिलजुल करके सब लोग करेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो कोरोना को हरा सकते हैं। सर एक चीज़ देखा गया है कि देखिए ये तो निरंतर 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन बन गया। शुरू में जब ये शुरू हुआ था, जब हमने शुरू किया, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि शुरू के जो 5-6 दिन थे जब ये वेव आई और हर जगह पर लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन के वो पहले जो 1-2 हफ्ते थे ऐसा कोई समय देखा जब से मैं पैदा हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि 3-4 दिन तक तो खाना भी नहीं खा पाए, और उसके बाद हमने ये हेल्पलाइन शुरू की, सारा कार्यक्रम शुरू किया। जो भोजन कोविड पेशेंट को जाता था वही भोजन मैं खाता था। हमने उसमें भेदभाव नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं, जो खुद खाते वही भोजन। तो ये अच्छे से कार्यक्रम चला। लोग तो अपने परिजनों को भी शमशान तक नहीं ले जा रहे थे, ऐसा समय आ गया। तो उसमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस की जो कमी थी वो कहीं इसको बीमारी ना समझ के, जैसा एक ज़माना था पहले छुआछूत का, ऐसे लगता था कि वो फिर से वापस आ गए। लोग जो है अपने परिवार के आदमी को ही जो है वो अपना नहीं समझ रहे थे, सरकार के हवाले छोड़ दिया या जो कर्मी हैं उनके हवाले छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी कमी जो है मुझे लगता है कि जागरूकता जो नहीं समय पर हम इसके बारे में दे पाए, उस कमी के चलते जो है ऐसी घटनाएं कुछ हुई जो कि होनी नहीं चाहिए। पर तो अभी तक मुझे लगता है कि हम लगभग 9-9.5 हज़ार लोगों तक पहुंच गए हैं, और अब हमने डोर टू डोर शुरू किया है, तो ये ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। ये एक प्रयास है जिसमें काफ़ी लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, और न केवल ये किट ही जा रही है, इसके साथ हमने अपील भी लोगों को कि किस तरह से आपको बचाव करना है वो भी हम लोग भेज रहे हैं, ताकि जितनी ज़्यादा जागरूकता फैलेगी उतना ही बचाव जो है वो लोगों का हो।
राजधानी शिमला में तेंदुआ की खाल और दांत की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने न्यू शिमला में एक घर में दबिश देकर वहां से तेंदुआ की 3 खालें, 2 नाखून और दांत के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद खालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपए कीमत है। आरोपितों की पहचान 36 वर्षीय चौपाल निवासी गौरी दत्त और उत्तराखंड के चंपावत निवासी 50 वर्षीय भीम सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों वर्तमान में न्यू शिमला के सेक्टर 1 और न्यू शिमला में किराए के मकानों में रह रहे थे। पुलिस पता लगा रही है कि तेंदुआ की खालें व अंग आरोपितों के पास कहां से आए और यह खेप किसे दी जानी थी। न्यू शिमला के थाना प्रभारी विकास शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। जिला डीएसपी कमल वर्मा ने बताया, वन्य जीवों के अंगों की तस्करी में लिप्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध न्यू शिमला पुलिस थाना में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में इससे पहले भी वन्य जीवों की तस्करी करने वालों को पुलिस दबोच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में कई वन्य जीव रहते हैं। तस्करीन है मौत के घाट उतरकर तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस व वन विभाग की टीमें भी इन पर नकेल कसने में जुटी हुई है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। इसमें पकड़ी गई है। ये व्यक्ति टेलर की दुकान करता था BCS में और इसके पास से 3 खालें, 2 नाखून और 5 दांत बरामद किए गए हैं। और ये फॉरेस्ट जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंडर जो है सेक्शन 51 के अंडर इसमें केस रजिस्टर्ड किया गया है। दोनों लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति जो है हमारे यहाँ चौपाल शिमला डिस्ट्रिक्ट से है और दूसरा व्यक्ति उत्तराखंड से है जो कि वहाँ पे टेलर की दुकान करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं कांग्रेस के नवनियुक्त सहप्रभारी संजय दत्त 6 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को शिमला पहुंचे। पार्टी कार्यालय राजीव भवन पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि वे देवभूमि हिमाचल की जनता को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है कि जिस तरह हिमाचल में कांग्रेस के सभी नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर वह भी पार्टी को मजबूती की दिशा में ले जाएं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के एक छोटे से सैनिक हैं और सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। राजीव भवन पहुंचने के बाद उन्होंने संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उनका विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ भी बैठक करने का कार्यक्रम है। आगामी 5 दिनों में वे प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों, विधायकों सहित अग्रणी संगठनों व उनके प्रमुखों से बैठक करेंगे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता व सुजानपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने विकास कार्यों को लेकर अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां से जारी एक बयान में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि वह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अगर इस पार्टी में भी कोई गलत कार्य करता है, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करता है, तो वह इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं रहेंगे। उनके लिए ईमानदारी सबसे पहले आती है, पार्टी दूसरे नंबर पर और राजनीति इसके बाद। बताते चलें कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने सुजानपुर बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा लगाए गए विकास कार्यों पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर नाली इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर जबरन नाली बनाने का कार्य क्यों किया जा रहा है, क्यों दुकानदारों को डराया धमकाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वह उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि बस स्टैंड पर जो निर्माण कार्य किया गया है उसमें कुछ स्थान को पक्का किए बिना ही छोड़ दिया गया। यह कहाँ की राजनीति है? क्या नगर परिषद में बैठे लोग विकास कार्य करवाने से पहले अपनी रंजिश किसके साथ है या किसके साथ नहीं है, इस आधार पर कार्य कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरह से बस स्टैंड पर एक दुकान के आगे का हिस्सा पक्का करने से छोड़ दिया गया, उसको लेकर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व उपायुक्त हमीरपुर के पास लिखित शिकायत देंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उन्होंने संबंधित विषय पर नगर परिषद में बैठे उच्च अधिकारियों से बात की थी
और तमाम बातों से उन्हें अवगत कराया था, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा किया गया। वर्तमान में जिस तरह से नगर परिषद शहर में विकास कार्य कर रही है वह सही तरीके से नहीं हो रहे। सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वह कड़ी भर्त्सना करते हैं और गलत कार्य को लेकर चुप नहीं बैठेंगे, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं और गलत कार्य को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। उधर संबंधित विषय पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मामले की शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। सुजानपुर से PLTV के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट।